Hi everyone, very good morning. This is Ashwin from Competitive English with Ashwin sir. आज का सेशन डेली वोकैब का सेशन है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 17 है। यानी कि इससे पहले 16 और सेशंस हो चुके हैं। अगर आपने उन सेशंस के वीडियोस ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें भी देख लीजिए और उनसे भी बहुत सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा और वो ये कि वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना इतना इजी नहीं है। इनफैक्ट वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट है, लेकिन वोकैब का स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक बहुत ज़्यादा है। क्यों? जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। कई बार आपको इसका एडवांटेज क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। तो वोकैबुलरी का इसलिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट आर दोज 5 वर्ड्स दैट वी हैव चोजन फॉर टुडेज सेशन। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, यही है वो वर्ड्स जो कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है इननेट, वर्ड नंबर 2 इज रेजिलिएंट। इननेट और रेजिलिएंट ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तीसरा वर्ड हमने ईल्ड को रखा है, ईल्ड वर्ब भी है और कई बार ईल्ड को नाउन के जैसे भी यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 4 इज पेटुलेंट। पेटुलेंट अगेन इज एन एडजेक्टिव। और जो आखिरी वर्ड यानी वर्ड नंबर 5 हमने रखा है इन टुडे सेशन, इट इज incarcerate. Incarcerate is a very important word and it is generally used as a verb. अब हम बारी बारी इन सभी के मीनिंग, इन सभी के एग्जाम्पल्स यानी कि डेडिकेटेड यूजेस और कुछ इनके जैसे सिनोनिम्स और कुछ इनके जैसे एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। वर्ड नंबर 1 इज इननेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इननेट एक एडजेक्टिव है और इसका क्या मीनिंग है पढ़िए। अ क्वालिटी और एबिलिटी विच यू आर बॉर्न विद और विच इज प्रेजेंट इन यू नेचुरली। क्या मीनिंग है इसका सुनिए। पॉजिटिव वर्ड है इननेट क्योंकि ये क्वालिटी या फिर एबिलिटी के लिए आता है और एक ऐसी विशेषता, एक ऐसी योग्यता, एक ऐसा लक्षण जो आपके भीतर जन्म से ही है, किसी जन्मजात विशेषता के लिए ही इननेट वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आप किसी जन्मजात अवगुण के लिए, जन्मजात बुराई के लिए, जन्मजात बीमारी के लिए, जन्मजात दोष के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जन्मजात गुण के लिए, जन्मजात अच्छाई के लिए ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव वर्ड है। ये तो हो गया इननेट वर्ड का मीनिंग। अब आप इसे याद कैसे करेंगे तो कॉपी पेन लीजिए। इननेट में जो NAT आपको दिख रहा है, NAT, नैट इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब ही होता है बर्थ। NAT, नैट इज अ रूट वर्ड, इट मीन्स बर्थ। इसका संबंध ही जन्म से है और जन्म का संबंध स्वाभाविकता से है। इनने ये जो नैट वर्ड है इसी से इननेट बना, इसी से नेचर बनता है, नेचुरल बनता है, नेटिव बनता है, नैटल बनता है, फिर एंटी नैटल, पोस्ट नैटल, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। नेटिव, नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव कंट्री होती है। नेटिव कंट्री किसको बोलते हैं? एक ऐसा देश जहां आपने जन्म लिया हो सर। नेचर, क्या नेचर को किसी ने बनाया है? ये हमेशा से ही ऐसा है। कुछ भी जो नेचुरल है वो स्वाभाविक है, आपने उसे दुनिया से नहीं सीखा है, उस लक्षण के साथ आप पैदा हुए हैं। तो नैट मीन्स समथिंग दैट इज बाय बर्थ, समथिंग दैट इज नेचुरल, इसको कहते हैं नैट। इसी से इननेट वर्ड बन गया जो कि पॉजिटिव है, एक अच्छाई जो कि जन्म से ही आपके भीतर हो। पहला एग्जांपल देखिए, नेहाज इननेट पियानो टैलेंट allowed her to play complicated pieces of music when she was hardly 6। जब नेहा मात्र 6 साल की ही थी तभी वो कॉम्प्लिकेटेड पीसेस ऑफ म्यूजिक, मतलब बहुत ही अच्छा और कठिन म्यूजिक प्ले कर सकती थी पियानो पर। अब 6 साल की कोई बच्ची पियानो बजा सकती है या बजा लेती है, तो क्या उसने ये लक्षण दुनिया से सीखा है, किसी ट्रेनर से, टीचर से, कोच से सीखा है? नहीं, वो संभवतः इस लक्षण के साथ पैदा हुआ है वो बच्चा। तो नेहा में ये जो पियानो प्ले करने की एबिलिटी
6 वर्ष की ही उम्र में थी, चूंकि when she was able to play piano she was hardly 6, तो कहा जा सकता है that her ability to play piano was innate। मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। 6 साल की उम्र में ही उसका पियानो बजाना इननेट एबिलिटी को दिखाता है, इननेट क्वालिटी को दिखाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इवन दो ह्यूमंस आर बॉर्न विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी टू डिजीजेस, मतलब वैसे तो जो मनुष्य है, जो इंसान है, हम आप हैं, जन्म से ही हमारे भीतर कुछ इम्यूनिटी होती, प्रतिरक्षा होती है कि हम बीमारी से लड़ सकते हैं। मतलब कोई बीमारी तेजी से हमें नहीं प्रभावित कर सकती है ना। बाय बर्थ हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है विच गिव्स अस इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो बचपन से ही, जन्म से ही हम आपके भीतर इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है बीमारियों से लड़ने की। फिर भी हमें प्रिवेंटिव मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है कि जैसे ही किसी बीमारी का लक्षण पता चले हमें तुरंत एक एक्सपर्ट से, एक डॉक्टर से मिलना होता है, रोकने के लिए बीमारी आगे ना बढ़ पाए। टू वार्ड ऑफ अदर कंडीशन, सर वार्ड ऑफ को कहीं लिख लीजिए, रोकना, डिसअलाउ करना, स्टे लगा देना, दूर करना जिसको कहा जा सकता है वार्ड ऑफ। तो वैसे तो इंसान के भीतर ही जन्म से ही इम्यून सिस्टम होता है विच गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बीइंग्स टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। फिर भी हमें प्रिवेंटिव मेडिकल केयर की नीड पड़ती है टू वार्ड ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस। वार्ड ऑफ फिर से बता दूं मैं, फ्रेज है जिसका मतलब है दूर करना, टालना, अवॉइड करना, ठीक है। इम्यूनिटी के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इस बात को भी आपको कहीं मेंशन कर लेना चाहिए। इम्यूनिटी का एडजेक्टिव है इम्यून, इम्यून के साथ भी प्रेपोजिशन टू ही आता है। जैसे मैं कहूं कि आज के समय में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड नो कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज इम्यून टू इट, इम्यून टू टेररिज्म। तो इम्यून के साथ भी प्रेपोजिशन टू आ गया। अब सिनोनिम्स देखिए, इनबॉर्न जिसके साथ आपने जन्म लिया हो, इनबिल्ट जो आपके भीतर ही है हमेशा से, इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक, जिसका मीनिंग नेचुरल भी होता है। और जो अगला वर्ड इनहेरेंट है, इनहेरेंट को याद करने का तरीका है, एक वर्ड होता है बायोलॉजी में हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ही होता है आनुवांशिकता, वो लक्षण जो आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से आप में आया है। तो उसी हेरिडिटी का HERE उठा लीजिए बस, या HER उठा लीजिए। तो इनहेरेंट का मतलब भी एक जन्मजात विशेषता ही होता है, नेचुरल भी हो जाएगा। सो दीज वर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इननेट, इनबिल्ट, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, इनबॉर्न एंड नेचुरल। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें कुछ भी स्वाभाविक ना हो बल्कि उसे सीखा गया हो। जैसे एक्वायर्ड हो गया, एक्वायर करना मतलब हासिल करना, सीखना। लर्नेड, लर्न से बना सीखना। एक्सीडेंटल जो इत्तेफाक से आपके भीतर आ जाए, है ना, एक समय के बाद। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 1, इननेट, जिसका मतलब है एक ऐसी विशेषता जो स्वभाव से ही आपके भीतर है, जन्म से ही आपके भीतर है। वर्ड नंबर 2 इज रेजिलियंट। सर रेजिलियंट भी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि एक पेड़ बना हुआ है, बहुत तेजी से तूफान आ रहा है और पेड़ झुक जा रहा है। देखिए पेड़ झुक जा रहा है लेकिन वो टूट के गिर नहीं रहा है। यही है रेजिलियंट होने का मतलब, कि आप कैसी भी परिस्थिति होगी हार नहीं मानेंगे। आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने आप की अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको शो करेंगे, दिखाएंगे और टूटने से बच जाएंगे। यही है रेजिलियंट होने का मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हारेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, टूट नहीं जाएंगे। आप हर हाल में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, है ना, लड़ेंगे उससे, दृढ़ संकल्प दिखाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और बाहर निकल आएंगे उस परिस्थिति से। यही है वर्ड नंबर 2, रेजिलियंट का मीनिंग। पॉजिटिव वर्ड है, पढ़िए। डिटरमाइंड टू रिकवर फ्रॉम डैमेज क्विकली, मतलब जो किसी भी प्रकार के नुकसान से बहुत जल्दी ही बच के बाहर आ जाए। रेजिलियंट होने का ये मतलब है कि नुकसान अगर
हो भी रहा है तो बहुत जल्दी ही फिर से रिकवरी हो जाए। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स भी देखिए, बहुत तेज तूफान चलता है, हवा आती है तो वो गिर जाते हैं, लेकिन 2-4-5 घंटे के बाद फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं। ये उनके भीतर का रेजिलियंस ही है। ये दिखाता है दैट दे आर टू रेजिलियंट, दे आर वेरी रेजिलियंट। ये है इसका मीनिंग। मतलब कितना भी एक तरीके से सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट में हो, फिर भी आप जो है बच के बाहर आ जाएंगे। यही है रेजिलियंट का मीनिंग। पढ़िए, डिस्पाइट अ कैंसर डायग्नोसिस मैरी वुड रिमेन रेजिलियंट एंड फाइट अंटिल द वेरी एंड। मतलब मैरी नाम की किसी महिला को पता चला है कि कैंसर हो गया है, फिर भी वो शी वुड रिमेन रेजिलियंट, मतलब वो रेजिलियंट रही, मजबूत रही अंदर से, एंड फाइट अंटिल द वेरी एंड, और अंत तक उसने लड़ाई लड़ी, अंत तक उसने लड़ाई लड़ी। रेजिलियंट होने का ये मतलब है। याद कैसे करेंगे? एक वर्ड आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध और अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव वर्ड है कि कितना भी चीजें आपके अगेंस्ट में हो, आप लड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप रेजिस्टेंस से रेजिलियंट को रिलेट कर ले जाएं तो अपने आप सब कुछ सरल हो जाएगा कि आप लड़ेंगे पर हार नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सम स्मॉल बिजनेसेस वर रेजिलियंट फॉलोइंग द रिसेशन। रिसेशन का मतलब मंदी से है। मंदी के बाद, मंदी की वजह से या मंदी के बाद कुछ स्मॉल बिजनेसेस ने ये दिखाया कि वो रेजिलियंट है, मतलब रिसेशन के बाद फिर से वो ग्रो करेंगे, उन्होंने ये शो किया। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली मेनी वर डिफीटेड इन हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स। लेकिन बहुत सारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ, वो उन्होंने हार मान ली, एंड हैड टू क्लोज शॉप्स, और उन्हें अपनी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ गई। तो जब रिसेशन हुआ तो बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को अपने अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी बिजनेस हाउसेस थे दैट शोड रेजिलियंस, और उन्होंने इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल करके दिखाया। ये है रेजिलियंट होने का मीनिंग। जैसे अभी आप देखिए, पूरी दुनिया कोविड-19 से पीड़ित है, परेशान है, लेकिन सभी देश जो है रेजिलियंट होकर के इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं, और रेजिलियंस के साथ इस बीमारी से लड़ के बाहर भी आएंगे। जैसे ये बीमारी दूर होगी, सारे देश फिर से बहुत तेजी से इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। ये है रेजिलियंट होने का मीनिंग। एक और एग्जांपल मैंने रखा है क्योंकि ये वर्ड वैसे ही वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। ब्रिक हाउसेस आर मोर रेजिलियंट टू स्ट्रॉन्ग विंड देन मोबाइल होम्स। वो घर जो ईंट पत्थर के बने हों, और वो घर जो मोबाइल होम्स कहे जाते हो, मतलब झोपड़पट्टी जिसको कहा जा सकता है ना, जो आज यहां है कल कहीं और होगा। तो जो ईंट पत्थर के घर हैं, जब तूफान आता है तो क्या वो ढह जाते हैं? नहीं। लेकिन जो मोबाइल होम्स होते हैं वो जरूर ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। यानी कि ब्रिक हाउसेस आर मोर रेजिलियंट टू स्ट्रॉन्ग विंड दैन मोबाइल होम्स। ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, रेजिलियंट। सर रेजिलियंट के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। देखिए ना, लास्ट एग्जांपल में लिखा हुआ रेजिलियंट टू, रेजिलियंट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इसे मार्क कर लीजिएगा। अब ये जो वर्ड है रेजिलियंट, इसके दो अर्थ हैं। मतलब पहला अर्थ कि जो बहुत मजबूत हो, जिसकी वजह से हार ना माने, और दूसरा जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, जिसकी वजह से हर सिचुएशन में ढल जाए, गिरे नहीं, टूटे नहीं, झुक जाए पर टूटे नहीं, फ्लेक्सिबल। जैसे कि आपको स्क्रीन में ये जो आपको इमेज दिख रही है जिसमें एक पेड़ दिखाया जा रहा है कि तूफान की वजह से झुक गया पर टूटा नहीं, और जैसे ही हवा रुकेगी फिर से ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो सिनोनिम देखिए, रेजिस्टेंट, टेनेशियस, मजबूत। ये दोनों वर्ड्स मजबूती को दिखाते हैं। फिर आता है सपल, अडेप्टेबल, इलास्टिक जो कि इलास्टिसिटी से बनता है, और फ्लेक्सिबल, ये सब जो है वो लचीलेपन को दिखाते हैं। देखिए, मजबूती सिर्फ दृढ़ता ही में नहीं है, मजबूती जो है वो लचीलेपन में भी है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो किसी भी सूरत में फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं रखते होंगे,
है ना, जैसे कि रिजिड हो गया, स्टबर्न हो गया, या फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट इनफ्लेक्सिबल हो गया। सो दिस वाज वर्ड नंबर 2 ऑफ टुडे सेशन, रेजिलिएंट, जिसका मतलब है लचीलापन दिखाना, दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूती के साथ विषम परिस्थितियों को चीरते हुए, उन्हें हराते हुए बाहर निकलना, कठिनाई के बावजूद भी हार स्वीकार ना करना। रेजिस्टेंस से अगर रिलेट कर लेंगे आप तो सब कुछ सरल हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 3 को पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 इज ईल्ड। ईल्ड एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। वर्ब के तरीके से मीनिंग होता है इसका टू सरेंडर, यानी कि हार मान लेना, और नाउन के तरीके से इसका मीनिंग है, पढ़िए, अ यील्ड इज द अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन अ एरिया ऑफ लैंड, मतलब उपज को कहा जाता है, फसल पैदावार जो होती है उसको भी यील्ड कहा जाता है। अब एक जरूरी बात सुनिए, जब यील्ड का यूज नाउन के तरीके से फसल या पैदावार के लिए हो तो उसको प्लूरल बना के यूज किया जाता है, मतलब यील्ड में एस लगा देते हैं, जनरली यील्ड्स बोलते हैं उसको। और पहला मीनिंग क्या है यील्ड का? सरेंडर करना, हार मान लेना। राइट कॉर्नर पे आपको पिक्चर दिख रही है, अभी आप उसमें दिमाग ना लगाइए, हो सकता है कम क्लियर हो रही हो आपको, वो मैं अभी क्लियर करूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, A resilient person never yields to adversities। अभी अभी मैंने आपको resilient वर्ड पढ़ाया कि जो व्यक्ति फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, मजबूती दिखाएगा, यानी हार नहीं मानेगा, तो एक ऐसा व्यक्ति never yields to adversities। एडवर्सिटीज का मतलब है विषमताएं। जो भी वर्ड्स आपको ना आते हो उन्हें नोट डाउन भी कर लिया करें। तो जो व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत है या हर परिस्थिति में जो ढल जाता है, स्वयं को ढाल लेता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी विषमताओं के आगे घुटने नहीं टेकता। यील्ड का यही मतलब है, हार मान लेना, घुटने टेक देना। अब एक जरूरी चीज नोट डाउन कर लीजिए, वो ये कि यील्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है जब यील्ड का मतलब घुटने टेक देना हो, यील्ड टू। अब तुरंत इसके सिनोनिम्स देखिए, कैपिचुलेट लिखा है, गिवन लिखा है, सरेंडर को छोड़िए, सरेंडर के बाद सकम्ब लिखा है। इन तीनों वर्ड्स के साथ भी प्रेपोजिशन टू ही आता है। कैपिचुलेट, गिवन, सकम्ब, इनको भी प्रेपोजिशन टू ही चाहिए, जिस तरीके से यील्ड को प्रेपोजिशन टू चाहिए। हार मान लेना, घुटने टेक देना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पोल्यूटेड वाटर मतलब पानी जो कि गंदा हो, लेसन्स क्रॉप यील्ड्स, अगर पानी गंदा हो तो इससे जो फसल की उपज है, पैदावार है, वो कम हो जाती है। यील्ड्स मतलब यहाँ उपज। मैंने बताया था कि अगर आप यील्ड को नाउन के तरीके से पैदावार के संदर्भ में यूज करेंगे तो इसे आप प्लूरल फॉर्म में यूज करें, तभी यील्ड्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और हार मान लेने के लिए यील्ड वर्ब है और तब यील्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। इस बात को ध्यान से समझना है। अब जो पिक्चर बनी है उसको देखिए, कई बार रोड पर जो शाइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, है ना, बाय द रोड या लॉन्ग द रोड जो आपको देखने को मिलते हैं, सड़क के किनारे किनारे शाइन बोर्ड। तो ये जो शाइन बोर्ड है जो कि उल्टा नजर आ रहा है आपको और यील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको अपनी रफ्तार को धीमा करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप जिस स्पीड में एक्सेलरेट करते हुए चले जा रहे हैं उसको थोड़ा सा कट करना है, स्लो डाउन करना है। अब आप समझिए, बहुत तेजी से जा रहे हैं और फिर आप स्लो डाउन होंगे, धीमे पड़ेंगे, रफ्तार को कम करेंगे, यानी कि क्या है कि आप झुक ही तो रहे हैं, हार ही तो मान रहे हैं। और सुनिए ध्यान से सर, यील्ड तब जनरली किया जाता है जब आप एक तरीके से टर्न ले रहे हो या फिर कोई दूसरी गाड़ी पास कर रही हो तो, और आपको रुकना है ताकि वो गाड़ी पास कर जाए। ऐसी सिचुएशन में यील्ड का इस्तेमाल कर दे कि आपने अपनी स्पीड को कम किया, यील्ड किया, ताकि दूसरा व्हीकल चाहे वो आपके बगल से गुजरना हो तो गुजर जाए, है ना, टेक ओवर कर जाए एक तरीके से, जिसको ओवरटेक भी कहते हैं, या फिर
जो सामने से पास कर जाए, इस तरीके से ईल्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स को देखिए, क्या पहला वर्ड कैपिचुलेट है, हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना, इसको कहा जाता है दुश्मन के आगे। इसमें रूट वर्ड कैप का यूज हुआ है। कैप का मतलब ही होता है चीजों को अपने अधीन कर लेना। तो जब आप कैपिचुलेट करेंगे तो आप किसी के अधीन हो जाएंगे। इसी कैप से कैप्चर बनता है, कैप्टिवेट बनता है, कैप्शन बनता है, कैप्टिविटी बनता है, कैप्टन बनता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते होंगे। गिवन का मतलब भी होता है हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। अब तुरंत कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि गिवन और गिव अप में क्या अंतर है। तो सुनिए, किसी आदत को त्याग देना, गिव अप कर देना, गिव अप स्मोकिंग, मेरी बात आप समझ रहे हैं, गिव अप कर देना। और जब आप आत्मसमर्पण कर दें एक तरीके से, है ना, तो वो गिव इन करना कहा जा सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको पीटना चाहता है, तो पहले तो आपने लड़ने की कोशिश की उससे, फिर कुछ देर के बाद आप जब हारने लगे तो आपने आत्मसमर्पण कर लिया, तो वो गिव इन करना कहा जाता है। सरेंडर, सकम, सकम का मतलब भी घुटने टेक देना है। इस वर्ब का खास तौर पे इस्तेमाल बीमारी के आगे घुटने टेक देने से होता है, तभी सकम के साथ डेथ आता है। सकम टू इलनेस, सकम टू डिजीज, और सकम का मतलब मर जाने से होता है, क्योंकि जब बीमारी के आगे किसी ने घुटने टेक दिए तो मतलब वो मर गया। रिलेंट का मतलब भी होता है नरम रुख अपनाना। पहले आपने बहुत सख्ती बना रखी हो, नहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा, फिर आपने रिलेंट किया, है ना, थोड़ा सा झुकाव दिखाया, थोड़ा सा आपने नरम रुख अपनाया। इसी तरीके से सबमिट, किसी के आगे सरेंडर कर देना, अपने आप को सबमिट कर देना। बो डाउन, बो डाउन का मतलब भी होता है घुटने के बल बैठ जाना, तो हार को स्वीकार कर लेना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें हार को स्वीकार करने की बात ना हो, लड़ने की बात हो, चैलेंज करने की बात हो, सामना करने की बात हो, जैसे कन्फ्रंट हो गया, सामना करना, चैलेंज करना, फाइट, ऑब्जेक्ट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3। देखिए, हमेशा के जैसे ही मैं आज के इस सेशन में भी बहुत अच्छे वर्ड्स लेकर आया हूं, इसलिए आप सब बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को सुने। लगातार बोलने की वजह से कई बार थकान का भी अनुभव होता है, इसीलिए कई बार वॉइस की पिच में एक डिफरेंस दिखता होगा, लेकिन आप ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें, है ना। इस बात को ध्यान से समझिए, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अभी रेजिलिएंट के साथ प्रेपोजिशन टू बताया, वही इंपॉर्टेंट था। ईल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या लगता है ये सिर्फ वोकैब है? नहीं, ये वोकैब के साथ साथ ग्रामर भी तो है, क्योंकि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ये वोकैब का काम तो नहीं है, ये तो ग्रामर का काम है ना, ये तो ग्रामर के रूल्स में डिफाइन किया जाता है। तो आप एक समय में तमाम चीजें पढ़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, है ना, यही सुंदरता है इंग्लिश सीखने की। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 4 देखते हैं। वर्ड नंबर 4 इज पेटुलेंट। पेटुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करे, शिकायत करे। और नेगेटिव वर्ड है ये, अ पर्सन और बिहेवियर दैट इज इरिटेबल स्पेशली इन अ चाइल्डिश वे। मतलब एक ऐसा व्यवहार जो कि गुस्सा दिलाए, या फिर व्यक्ति जो गुस्से में ही रहता हो, शिकायत ही करता रहता हो, और नेगेटिव है क्योंकि चाइल्डिश वे में। जब ये पता चले कि आपके भीतर मैच्योरिटी की कमी है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये है पेटुलेंट होने का मतलब, कि हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेन की जाए, जहां शिकायत नहीं करनी चाहिए वहां भी शिकायत की जाए, हर किसी से लड़ाई लड़ी जाए, है ना। तो ये पेटुलेंट होने का मतलब है, जिद दिखाना एक तरीके से। आपको पिक्चर से भी कुछ पता चल रहा हो, एक बच्चा जो है वो उसको जिद लगी हुई है, उसको चाहिए, मतलब ये चीज चाहिए, लिखा नहीं आई वॉन्ट कैंडी, मतलब चाहिए, कहीं से भी मिले चाहिए तो उसको चाहिए। यही है पेटुलेंट होने का मतलब, बच्चों जैसे जिद करना पेटुलेंट होना कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, बिकॉज शी वाइंड अबाउट, कहीं लिख लीजिए तुरंत। वाइन अबाउट का मतलब होता है कंप्लेन करना। वाइन अबाउट का क्या मतलब होता है? कंप्लेन करना। बिकॉज शी वाइंड अबाउट everything on the movie set, the studio head described the actress as petulant। चूंकि जो एक्ट्रेस थी वो मूवी सेट पे हर छोटी बड़ी बात को लेके शिकायत ही करती रहती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने उसको पेटुलेंट बोल दिया कि वो बहुत
चिड़चिड़े स्वभाव की है ना, क्योंकि वो हर चीज को लेकर शिकायत ही करती रहती थी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, He was a petulant child who was aggravated by the smallest thing. वो एक चिड़चिड़ा बच्चा था जो कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। एग्रीवेट होने का मतलब है गुस्सा करना, इनफैक्ट गुस्से का बढ़ जाना, जो छोटी छोटी बातों पे बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। अब सिनोनिम देखिए, पेविश चिड़चिड़ा, फ्रैक्शनस ये वर्ड मैं आपको पिछले सेशंस में किसी में पढ़ा चुका हूं, वो क्या आपके ही देख लीजिएगा। कैंटैंकरस का मतलब शिकायत करने से होता है, जो शिकायती मिजाज का हो बहुत ज्यादा। इर्रेसिबल का मतलब ही होता है जो बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें एक व्यक्ति शांत हो, प्रसन्नचित हो, हिल मिल कर रहे, जॉली नेचर का हो, फ्रेंडली हो। पढ़िए, एमिनेबल, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट होने का मतलब चीयरफुल होने से होता है। अग्रीबल, वैसे तो कॉम्प्लेसेंट की दो स्पेलिंग है, एक सामने और एक COMPLACENT। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्ममुग्ध होता है वहां पर, और इसका मतलब सेटिस्फाइड से या काफी हद तक चीयरफुल होने से होता है। एग्रीबल और मैनेजेबल। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 4, पेटुलेंट, जिसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, जिद्दी, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे, बहस करे, है ना, और किसी की कोई बात ना माने। नेगेटिव वर्ड है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको इसमें वाइन अबाउट फ्रेज पढ़ाई है, ठीक है, उसे कहीं मार्क कर लीजिएगा। कंप्लेन करना, शिकायत करना एक तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 5 को देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है और काफी हद तक लीगल वर्ड है। वर्ब है ये, और इसका मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, है ना। पढ़िए, टू लॉक इन जेल और सम अदर प्लेस, किसी को बंद कर देना, कैदी बना देना। राइट कॉर्नर पे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, है ना, जिसमें किसी को ऐसा लग रहा है कि जेल में बंद कर दिया गया है। यही है इनकार्सरेट वर्ड का मीनिंग, किसी को जेल में डाल देना, बंदी बना लेना, बंद कर देना एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द पुलिस आर गोइंग टू इनकार्सरेट द टीन। टीन बोलते हैं एक यंग एज के बच्चे को जो किशोरावस्था में हो, हु कीप्स कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस। मतलब पुलिस ने ये तय कर लिया है कि अब वो उस टीन को, उस लड़के को बंद कर देगी, जेल में डाल देगी, क्योंकि वो बार बार जो है वो हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, बार बार ही इज कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो इस वजह से अब उसे और नहीं समझाया जा सकता, उसे जेल में ही डाल दिया जाना चाहिए। द पुलिस इज गोइंग टू इनकार्सरेट द टीन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिकॉज द किंग इज अपोज टू एग्जीक्यूशंस। पहली बात, अपोज्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, जिसका मीनिंग होता है खिलाफ होना, और एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है किसी को फांसी पर लटका देना। तो चूंकि राजा हमेशा से ही फांसी का विरोधी रहा है, फांसी की सजा दिए जाने का विरोध ही किया है राजा ने हमेशा से, इसीलिए ही विल इनकार्सरेट द ट्रेटर फॉर लाइफ। ट्रेटर मतलब जो देशद्रोही हो, जिसने देश को नुकसान पहुंचाया हो, और इनकार्सरेट जेल में डाल देना। फॉर लाइफ का मतलब है जिंदगी भर के लिए। चूंकि राजा को मौत की सजा का प्रावधान पसंद नहीं है, वो हमेशा से ही एग्जीक्यूशंस के खिलाफ रहा है, फांसी पर टांगे जाने के, लटकाए जाने के खिलाफ रहा है, इसलिए उसने तय किया है कि वो इस गुनहगार को, देशद्रोही को, ट्रेटर को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5, जिसका मीनिंग मैंने बताया आपको। सिनोनिम्स देख लीजिए, इम्प्रिजन, प्रिजन से बना हुआ, जेल में डाल देना। और कन्फाइन का मतलब ही होता है चार दीवारी में बंद कर देना। इम्पाउंड, दबोच लेना और जेल में डाल देना। इम्योर का मतलब भी होता है जेल में बंद कर देना। ये सब अच्छे वर्ड्स हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वो इम्पाउंड हो चाहे वो इम्योर हो। और लॉकअप तो आप जानते ही हैं। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें रिहाई की बात होगी, आजादी की बात होगी, जैसे एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट इनकल्पेट का ऑपोजिट है। इनकल्पेट का मतलब है किसी को जेल में डाल देना, और एक्सकल्पेट का मतलब है जेल से आजाद कर देना। एक्स का मतलब ही होता है बाहर करना, EX। और CULP रूट वर्ड भी है। कल्प का मतलब ही होता है क्राइम, इसी से कल्प्रिट बनता है, इसी से कल्पेबल बनता है, इसी से इनकल्पेट और एक्सकल्पेट भी बनता है। रिलीज हो गया लिबरेट, जो कि लिबर्टी से बनेगा।
अक्विट, एब्सॉल्व और एक्सोनरेट, इन तीनों का मतलब भी होता है रिहा कर देना, आजाद कर देना, जिसमें से अक्विट और एब्सॉल्व के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। इमांसिपेट, आजादी देना, मतलब उत्थान करना जिसको कहा जा सकता है। और एक्सट्रिकेट का मतलब भी होता है जो कोई दलदल में कहीं बंधन में फंस गया हो तो उसे बाहर निकालना। जैसे आपकी मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में फंस गया हो तो आप एक्सेलरेट करते हैं बहुत तेजी से ताकि वो पहिया एक्सट्रिकेट कर ले जाए खुद को, या फिर कोई धक्का देगा उसे एक्सट्रिकेट कराएगा, है ना। तो ये है आजाद कर देना, बंधन मुक्त कर देना। ये था आज के सेशन का लास्ट वर्ड, इनकार्सरेट, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को जेल में डाल देना, कैद कर देना, है ना। एक तरीके से वो गुनहगार हो इस वजह से ऐसा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का सेशन, डेली वोकैब का सेशन नंबर 17, जिसमें मैंने हमेशा के जैसे 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पढ़ाए। कौन कौन से? पहला वर्ड था इननेट, जो कि एक इनबॉर्न एबिलिटीज के लिए आता है, जन्मजात विशेषता के लिए आता है। अनदर वर्ड वॉज रेजिलियंट। रेजिलियंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वर्ड, जो हर स्थिति में खुद को ढाल ले, जो दृढ़ संकल्पी हो, हार ना माने, जो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, उसे रेजिलियंट कहते हैं। फिर अगला वर्ड था ईल्ड, जिसका मतलब था घुटने टेक देना। ईल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है जब घुटने टेकने की बात आए। ईल्ड का मतलब उपज या पैदावार से भी होता है, तब ये प्लूरल नाउन बन जाता है, यानी ईल्ड्स। और रेजिलियंट के साथ भी प्रेपोजिशन टू आता है। वर्ड नंबर 4 वॉज पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब चिड़चिड़ा होता है, नेगेटिव वर्ड है। और अभी अभी जो वर्ड मैंने इनकार्सरेट पढ़ाया, जिसका मतलब क्या था, किसी को बंदी बनाकर जेल में डाल देना क्योंकि उसने संभवतः कोई गुनाह किया हो। कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें, ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी के लिए इतना ही, होपफुली शाम को मिलेंगे विद अनदर सेशन, और हो सकता है आज शाम के सेशन में मैं आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाऊं। कॉजेटिव वर्ब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का, हो सकता है उसे पढ़ाया जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।